हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड जो स्पेशली जो बिहार बोर्ड से हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है नॉन हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इसमें 50 के आसपास ग्रामर का सवाल है, व्याकरण का सवाल है। तो जिसका नहीं भी है तो आप व्याकरण के लिए वीडियो को वॉच करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 100 में 100 बनाने की कोशिश करना। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो तो बस यहाँ पे 100 में 100 बनाने की कोशिश करो, तब लगेगा कि हाँ वाकई में आपकी तैयारी चल रही है। इस वीडियो से पता चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस जगेगा, यार वाकई में मैंने जो पढ़ा है अब तक बहुत ही बेहतर किया है। तो अब देखना है कौन कौन कितना बनाता है। हालांकि एग्जाम में तो आपको 50 ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे टोटल 100 बनाने की कोशिश करना है। चिमटे देखकर आमना के मन में कैसा भाव जगा? दुखी हो गया, या उदास हो गई, या स्नेह के अतिरेक में मन गदगद हो गया, या खुश हो गई? चिमटा देखकर आमना के मन में कैसा भाव जगा? स्नेह के अतिरेक में मन गदगद हो गया। दूसरा सवाल है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, है ना, किस कविता में कहा गया? बच्चों की दुआ में, कर्मवीर में, कबीर के पद में, या पीपल में? किस कविता में कहा गया? तो ये कहा गया कर्मवीर में, है ना जी। किस में कहा गया? कर्मवीर में कहा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आपके सामने। आगे सवाल है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? हर साल बाल गोविंद भगत कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने के लिए, या वैष्णो देवी के मंदिर में जाते थे, या काशी विश्वनाथ जाते थे, या तो फिर शांति कुंज हरिद्वार जाते थे? तो हर साल जो है गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चौथा सवाल है, गांव से ईदगाह कितनी दूर कोस था? गांव से ईदगाह जो है कितनी कोस दूर था? 4 कोस था, या 5 कोस था, या 10 कोस था, या तो फिर 2 कोस था, या 3 कोस था? तो क्या हो जाएगा? 3 कोस था, है ना। 3 कोस जो है दूर था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं जी। कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है? बताओ, कवि जो है सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है? समुद्र बहा देने की बात करता है, या पसीना, या नदियां, या आंसू? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नदियां बहा देने की बात करता है। आगे सवाल यहाँ पे सामने पढ़ते हैं। कुछ खेत में पैदा होता था, सिर पर लाद कर उसे पहले जो है उसे साहेब के दरबार में ले जाते थे। किस पाठ की पंक्ति है, मतलब किस पाठ में ये लाइन दिया हुआ है? होंडू का जलप्रपात, दीनबंधु निराला, चिकित्सा का चक्कर, तो बाल गोविंद भगत, है ना। तो बाल गोविंद भगत जी थे जो भी कुछ खेत में पैदा होते थे, सिर पर लाद कर जो उसको साहेब के दरबार में पहुंचा देते थे, है ना जी। तो हम आंसर क्या होगा? डी हो गया राइट आंसर। चलिए आगे पढ़ते हैं। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली है। हुंड्रू का जलप्रपात है, या तो फिर गरसुप्पा का झरना है, या दूध सागर का झरना है, या ककोलत का झरना है? तो क्या हो जाएगा? हुंड्रू का जलप्रपात। यही तो आपके चैप्टर में पढ़ना है। ओके, आगे सवाल है, किसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ललन पटवारी की मड़ैया के पास, या मज्जू महाजन की मड़ैया के पास, या सिरचन की मड़ैया के पास? मड़ैया क्या होता है यार? छोटा झोपड़ी टाइप का घर बना होता है ना। बिरजू की मड़ैया के पास। तो क्या होगा? सिरचन के मड़ैया के पास। ऑप्शन नंबर सी। 9वां सवाल है, बच्चों की दुआ कविता किसकी रचना है? बच्चों की दुआ के लिखने वाले कौन है? शंकर शैलेंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहम्मद इकबाल, या गोपाल सिंह नेपाली? कौन हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल जो है बच्चों की दुआ लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है, कवि ने जिंदगी को किस सूरत से गुजारने की दुआ मांगी? रजाओं की सूरत में, या तो फिर क्षमा की सूरत में, वीरों की सूरत में, या गरीबों की सूरत में? तो आपने पढ़ा होगा क्षमा की सूरत, है ना। क्षमा ऑप्शन मतलब क्या होगा? बी यहाँ पे राइट होगा। आगे, अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था? बताइए, अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था? पानीपत के युद्ध में, या कलिंग के युद्ध में, या तो फिर हल्दी घाटी के युद्ध में, या बक्सर के युद्ध में? तो आपको पता है कलिंग के युद्ध में जो है इन्होंने शस्त्र जो है त्याग दिया था। ओके, आगे सवाल 12वां सवाल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? है ना, बौद्ध भिक्षु के सामने। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं जो बौद्ध का जो मेन पुजारी होता है ना, उसके बारे में बोला गया। बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, गाली नहीं दूंगा, या झगड़ा नहीं करूंगा, या चोरी नहीं करूंगा? तो उन्होंने बोला था क्या? कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, है ना। चलिए ऑप्शन हमारा ए हो गया। चलिए 13 नंबर सवाल है, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? बताइए, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है जी? है ना, तो सामने का सूर्य से उसे मध्यम सा दिखने लगता है। क्या होता है? सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। अगला सवाल देखें। हाँ ठीक है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं।
इस पंक्ति में उल्लेखित मोको, मोको मतलब मोको जो है शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, मोको जो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो ये जो मोको जो बोला गया ये ईश्वर के लिए बोला गया है ना, ईश्वर के लिए बोला गया कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास ही हूँ, तो मोको बोला गया, मोको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, भारत की अस्मिता का अभेद कवच किसे कहा गया, है ना, भारत की अस्मिता का अभेद कवच किसे कहा गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, या मगध विश्वविद्यालय को, या रांची विश्वविद्यालय को, या दिल्ली विश्वविद्यालय को। तो आपने पढ़ा है तो आपके जो लेसन में जो है एक ही चीज़ तो दिया हुआ है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, चलिए तो अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, 16 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है, 16 सवाल बोलता है क्या कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, अतीश दीपांकर, या आर्यभट्ट थे, या वेरी गुड, या शांति रक्षित थे, या हरिभद्र थे, कौन थे, हरिभद्र जो थे पहला कुलपति थे। ओके, 17 नंबर सवाल देखिए, दीदी की डायरी कि किसके द्वारा लिखा गया, बंशीधर श्रीवास्तव, या रामवृक्ष बेनीपुरी, या तो फिर संकलित है, या कामता प्रसाद सिंह। तो आपको किताब खोल के एक बार तो देखना पड़ेगा और इसको पढ़ना पड़ेगा कि दीदी की जो डायरी है वो उसके लिखने वाले कौन, यानी कि राइटर का नाम तो आपको बहुत जरूरी है ना, तो ये संकलित है मतलब किसी किताब से लिया गया है, ठीक, संकलित मतलब किसी किताब से लिया गया है। स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छिकता है, दीदी, या रिक्शा वाला, या दादी, या नीलू, तो कौन छिकता है, रिक्शा वाला, ऑप्शन नंबर बी। आगे, पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है, पीपल जो कविता है किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है, बड़प्पन का, या वृक्ष के स्वरूप का, या तो फिर पत्तों की संरचना का, या प्रकृति के विविध रूपों का। क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रकृति के विविध रूपों का जो है हमसे परिचय करवाती है। दीनबंधु निराला बराबर किसे लिखते थे, हाँ बराबर लिखते थे क्या, दिनों को, राजनीतिज्ञों को, या साहित्य प्रेमियों को, या अमीरों को, किसको लिखते थे, दिनों को, दिन समझ रहे हैं, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, दिनों को। मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा था, ये बात कसारा ने कहा था, या सेठ ने कहा था, या खेमा ने कहा था, या सोनी ने कहा था, तो खेमा ने कहा था जो होटल में काम कर रहा था, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी, क्योंकि नंगे पैरों के जलन में आराम मिलता था, नंगे पैरों की जलन में आराम मिलता था, नंगे पैर था, चप्पल नहीं था, इसलिए पानी गिराता था तो थोड़ा से आराम मिले, है ना। आगे, गुड़िया के पिता पेशे से क्या करते थे, गुड़िया के पिता जो पेशे से क्या ड्राइवर थे, या चपरासी थे, या क्लर्क थे, या शिक्षक थे, तो कौन थे, ड्राइवर थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त हुआ, जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त हुआ, ब्लैक बेल्ट, या ब्लू बेल्ट, या ऑरेंज बेल्ट, या ग्रीन बेल्ट, तो पढ़ेंगे लेसन तो आपको पता चलेगा ब्लू बेल्ट, जैनब खानम को कराटे में ब्लू बेल्ट प्राप्त हुआ था। सवाल देख रहे हैं कैसा किताब के बीचों बीच से उठाया गया है, तो आपको भी बीचों बीच से सवाल पढ़ने की जरूरत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का कब त्यागा, मुंडा विद्रोह के दौरान, अगस्त क्रांति के दौरान, या आदिवासी, तो आपको पता 1942 में अगस्त क्रांति हुआ था, है ना, हाँ उसी को बोला गया, ऑप्शन सी। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्जोड़ जवल, देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे, ठा का उच्चारण स्थान क्या है, ठा बोलते हैं ना, ठा, तो देखिए मुर्दा, ठा आपका जीभ जो है घूम रहा, तो ये मुर्दा हो जाएगा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, या वर्ण कहते हैं, संधि, या क्रिया, क्या कहते हैं जी, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बुलबुल पंछी कब गाने लगती हैं, ये तो किताब वाला सवाल, वर्षा की फुहार पड़ने पर, या तो फिर गर्मी में, या सर्दी में, या रात में, बुलबुल पंछी कब गाने लगती है, क्या हो जाएगा, वर्षा की फुहार पड़ने पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट है तीसरा सवाल, कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने, बताइए, शंकर शैलेंद्र, या प्रेमचंद्र, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या आचार्य शिवपूजन सहाय। ओके, तो कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में सन्यासी बने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज द राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं, दीनबंधु निराला के लेखक कौन है,
रामधारी सिंह दिनकर है, या आचार्य शिवपूजन सहाय है, या बंशीधर श्रीवास्तव है, या राम वृक्ष बेनीपुरी है। दीन बंधु निराला, और इसके लिखने वाले कौन है? तो आचार्य शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, झरना की एक ओर का जंगल रांची में, तो एक ओर का जंगल लतेहार में या लोहरदग्गा में, क्या होगा? हजारीबाग में, धनबाद में। यार ये तो आपको हुंडरू से दिया हुआ है ना, हजारीबाग में, है ना। एक और जंगल में, तो एक और कहाँ जाता है? हजारीबाग में जाता है। हुंडरू की झरना की ऊंचाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 243 फीट, है ना जी। हर कोई पढ़ा है कि हुंडरू की झरना की ऊंचाई कितनी है? 243 फीट है। चलिए, अब यहाँ पे सवाल है, दीर्घ सांस ना लेहू, दुख सुख सही ही ना भूल, किस कविता के पंक्ति, यानी किस कविता में ये बात बोली गई? बिहारी के दोहे में, या रहीम के दोहे में, या कबीर के दोहे में, या जायसी कड़बक के दोहे में? तो ये बिहारी के दोहे में ये बात बोली गई है। ओके, चलिए आगे सवाल देखते रहिए। यहाँ पे एक मिनट, चलिए आगे सवाल यहाँ पे क्या, किसकी विदाई होने वाली थी? किसकी विदाई होने वाली थी? लेखक की दादी की, या लेखक की छोटी बहन की, या लेखक की भाभी की, या लेखक की बुआ की? तो लेखक की छोटी बहन की विदाई होने लगी थी। 26 सवाल पढ़ते हैं। पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है, तो भैया को खबर भेज देती। किसने कहा था? भाई साहब, बहुत ही गजब का सवाल है। ये बोला था किसने? मंझली भाभी ने बोला था, है ना जी। मंझली भाभी समझ रहे हैं ना, बड़की से छोटा होता मंझली भाभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदामा चरित्र कविता किसकी रचना है? सुदामा चरित्र किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की इसके लिखने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी है, या गोपाल सिंह नेपाली है, या नरोत्तम दास है, या फणीश्वर नाथ रेणु है? सुदामा चरित्र के राइटर कौन है? तो नरोत्तम सिन्हानुक, है जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? सीजर से, या हरक्यूलियस से, या सिकंदर से करता था, या नीत्शे से करता था? बताइए, नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? तो आंसर होगा हमारा ए, सीजर से करता था। किससे? सीजर से करता था। चलिए 39 सवाल पढ़ते हैं। मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मात्रा की दृष्टि से स्वर के 3 प्रकार होते हैं, या 5, या 2, 4? तो मात्रा की दृष्टि से स्वर के 3 प्रकार होते हैं। ओके, मात्रा की दृष्टि से स्वर के 3 प्रकार होते हैं। आगे, शुद्ध शब्द चुनना है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? निवृत्ति, ये भी गलत है लिखा हुआ। नक्षत्र भी गलती लिखा हुआ है। तड़ित में ना ऐसे देखो, ता में हलंत होता है, ये गलत लिखा हुआ है। तो ज्येष्ठ जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जुलाई शब्द कौन सा संज्ञा है? बताइए, जुलाई शब्द। तो जुलाई देखिए महीना का नाम है। महीना का नाम रहता तो होता हमारा, महीना अगर बोलता मंथ महीना, तो महीना होगा जातिवाचक, लेकिन महीना का नाम दे दिया तो पता चला ना, कन्फर्म है, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे, पत्र शब्द का लिंग क्या है? पत्र लिखा गया या पत्र लिखी गई? मैंने पत्र लिखा, है ना, ये मेरा पत्र है। ये मेरी पत्र तो नहीं बोलते, ये मेरा पत्र है। फिर बोला, मुझसे रोटी खाई नहीं गई। इस वाक्य में से जो लगा हुआ कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ जी, तो मुझसे रोटी खाई नहीं गई, जो से लिखा हुआ है वो कौन सा कारक है? करण कारक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा जी? तो परिचारक का शब्द का स्त्रीलिंग होगा परिचारिका, है ना जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देखिए परिचारिका, देखिए ए, बी में देखिए परिचारिका लिखा हुआ है, लेकिन ये गलती लिखा हुआ जी, है ना, परिचारिकी लिखा हुआ, सॉरी। तो परिचारिका होगा, ठीक है ना। जैसे शिक्षक का कैसे शिक्षिका होता है, उसी तरह से। अगर जो कोई, किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कोई, देखिए यहाँ पे जो कोई, तो निजवाचक से पता चल रहा है, निजवाचक में तो समय का होता है, और निश्चयवाचक तो कन्फर्म जो होता है एकदम यही। प्रश्नवाचक तो प्रश्न पूछा जाता है। तो जो कोई जो है ये सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम क्या? संयुक्त सर्वनाम। जो कोई, ये किसी के बारे में बोला जा रहा है, जो कोई, नाम नहीं बोला जा रहा, बल्कि सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम बोला गया, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चमक का विशेषण क्या होगा? चमक का, चमकना, चमकीला, चमकता, या तो फिर क्या लिखो? चमकाना। बोलिए, तो चमक का क्या होगा जी? तो यहाँ पे जो चमक का जो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, चमकीला, है ना। चमकीला क्या है इसका जो चमकीला है ये विशेषण है, बी आंसर राइट होगा। अनुवाद किस शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग समझ रहे हैं ना, जो शुरू में लगता है। तो अनुवाद क्या हो गया? अनुवाद में अनु क्या हो गया? अनु जो है उपसर्ग हो गया। ओके,
उपसर्ग जो शुरू में जुड़ता है, अब पढ़ते जो लास्ट में था। यथाक्रम कौन सा समास है, बहुत अच्छा सवाल। यथाक्रम कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास है या बहुव्रीहि समास है। यथाक्रम देखिए, तो यथा जो लगा हुआ है ये क्या है, उपसर्ग है जी, जिसमें उपसर्ग होता है अव्ययी भाव समास होता है ना। भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध है, देखिए भारत के प्रधानमंत्री कौन सा पदबंध है, तो पदबंध भी आपको पढ़ना है, इससे सवाल पूछता है 2-3 ठो। पदबंध कौन सा, तो संज्ञा पदबंध है, मतलब संज्ञा के बारे में बता रहा। भारत के प्रधानमंत्री क्या है, एक संज्ञा के रूप में बता रहा, तो नॉन है यहाँ पे, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है ना। आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आनंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रमोद। देखिए प्रमोद का मतलब भी वही होता है, खुशी, आनंद। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आशा शब्द का विलोम क्या होगा, आशा, मुझे आपसे आशा है ना, मुझे आपसे आशा है कि आप मैट्रिक एग्जाम में 450 नंबर लाओगे, आशा है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, निराशा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलन में जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, के एक शब्द क्या है, जल में जो जन्म लेता है उसको जलज कहते हैं। जलज जो जल में जन्म लेता है, जैसे देखिए कमल का फूल जल में जन्मता है तो उसको जलज बोलेंगे। अंक भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है, अंक भरना का मतलब होता है हंसने से लिपटा लेना, मतलब प्यार से बोलते ना, बहुत अंक भर रही। जैसे बेटा बहुत दिन के बाद माँ से मिलता है तो अंक भरता है, प्यार से माँ जो है बेटे को लिपट जाता है, बेटे में लिपट जाता है ना, उससे गले लगा लेती है, तो उसको बोलते हैं अंक भरना। आगे बढ़ते हैं। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है, देखिए के लिए, है ना, के लिए कौन सा कारक है, ये है संप्रदान कारक, है ना जी। के लिए कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है के लिए, याद रखिएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, ओ हो क्या होता है जी, घर की मुर्गी दाल बराबर, जब घर की बात ना माने जाए तब तो ऐसा होता है ना, यानी कि अपने आदमी को कम महत्व देना। हाँ, अपना आदमी को कम महत्व दे रहा है, जैसे अपना भाई है, अपने हम भाई ही पढ़ा रहा तो उसकी बात नहीं मान रहे जल्दी, है ना, दूसरी बात को जरूर मानते हैं, दूसरी की बात को। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब समझ रहे अच्छे तरीके से। एकाएक संधि विच्छेद क्या होगा, एकाएक, तो एकाएक का संधि विच्छेद बताइए, एक जोड़ एक, है ना, जानते हैं, तो क्या होगा, एक जोड़ एक, देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा राइट आंसर। एक जोड़ एक क्या हो गया, एकाएक हो गया, ऑप्शन बी। आगे है संधि के कितने भेद होते हैं भाई, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 4 भेद हैं या 3 भेद या 5 भेद, बताओ। संधि के तो पता है, संधि एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक क्या होता है, विसर्ग संधि। क्या होता है, विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हो गए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। संधि के 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। पाठशाला पठन पाठन के लिए है, इस वाक्य में पाठशाला क्या है, उपवाक्य है या पदबंध है या समस्त पद है या पद है, क्या हो जाएगा, तो पाठशाला यहाँ पे जो है पदबंध है, क्या है, पदबंध, 2 ठो मिलकर बना, पाठ अलग शाला अलग, तो वो पदबंध कहलाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट होगा। आगे सवाल है, इनमें से शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए शुद्ध वाक्य आपको चुनना पड़ेगा, शुद्ध वाक्य कौन है, देखिए मेरे काला बकरी, गलत है यार, मेरी काली होना चाहिए थे, मेरी काली बकरी दूध देती है, गलत हो गया। आपके घड़ी में कई बजी है, आपके नहीं बल्कि आपकी घड़ी होना चाहिए, जो घड़ी स्त्रीलिंग है तो आपकी घड़ी होना चाहिए। उसके चाचा की लड़की हुई है, कमरा लोगों से लबालब भरा है, तो ये उसके चाचा की लड़की होना चाहिए था, के नहीं, उसके चाचा की, क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है ना, तो उसके चाचा की लड़की होना चाहिए था। अच्छा, कमरा लोगों से लबालब भरा है, लबालब का इस्तेमाल जो है ना पानी में करते हैं, जैसे गिलास में पानी लबालब भरा हुआ है ना, खचाखच भरा हुआ तो चलता, लेकिन फिलहाल ऑप्शन डी होता है राइट हमारा आंसर। अगर ऑप्शन में सवाल आ जाए तो डी को टिक लगाना, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा। कमरा लोगों से लबालब भरा नहीं होता, लबालब जो है पानी भरता है, बोलते हैं गिलास जो है लबालब भरा हुआ है, कमरा आदमी थोड़ी ना लबालब भरा रहता है, आदमी खचाखच भरा रहता है, ठीक है। तो अगर सवाल आता है एग्जाम में तो डी आंसर करेंगे, लेकिन कोई भी यहाँ पे गलती है, तीनों गलत है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेता का क्या होगा, नेत्री हो जाएगा, है ना जी। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री होता है। चलिए जी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए जो हो गया बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए, ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, देखिए ईदगाह जो है उसके लिखने वाले कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी है या प्रेमचंद है या आचार्य शिवपूजन सहाय है या आमधारी से दिनकर है, तो आपको पता है प्रेमचंद जो है ईदगाह कहानी लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, नमाज खत्म होने के बाद लोग गले मिल रहे थे ना जी, नमाज खत्म होने के बाद जो है लोग गले मिलते हैं ईदगाह में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में बाल गोविंद
भगत भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला? जो बाल गोविंद भगत जो संगीत गाया करते थे, तो चरम उत्कर्ष मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होकर किस दिन देखने को मिला? तो जिस दिन उसका बेटा जो है मरा था, जिस दिन उसका बेटा मर गया था, उस दिन जो है वो और भी ज़्यादा गाने लगे थे, है ना। चलिए, हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? बहुत अच्छा सवाल है। हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत जो है किसने लिखा? तो कामता प्रसाद सिंह काम। देखिए, एकदम सवाल आते ही जवाब आपके मुंह में होना चाहिए, ठीक है ना, तब पता लगे कि हाँ रियली में आपने पढ़ा है। ठेस कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? देखिए कौन आया? पंचानन चौधरी या सिरचन या मानू या तो फिर लेखक? तो कौन आया था? सिरचन जो है प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए आया था। चलिए आगे है, सवाल दिख रहा आपको? एक मिनट, चलिए अब दिखेगा। अशोक, यहाँ पे अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे थे? पहाड़ के नीचे, या तो नदी के किनारे, या मैदान में, या झरना में? बोलो कहाँ लगे थे? मैदान में, है ना। अशोक का शस्त्र त्याग जो देख रहे हैं शीर्षक पाठ में, मगध के सैनिकों ने जो शिविर लगाया था, शिविर मतलब कैंप होता है, कैंप, शिविर समझ ना, कैंप बोलते हैं, कैंप लगाए, तो कैंप जो लगाया था वो कहाँ लगाया था? मैदान में। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये बताए थे? तो 150 रुपये या 100 रुपये या 101 रुपये या 102 रुपये? तो 150 रुपये बताए थे, है ना, दांत बनवाने के लिए। चलिए आगे सवाल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर सब कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे? मतलब लगातार कब से कब तक? तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 1952 से 1988 तक, है ना जी। विधानसभा के सदस्य जो है निर्वाचित होते रहे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते। खेमा आ गया। खेमा शीर्षक पाठ में तुझे मेरे सेठ कितने रुपए देते हैं? किसने पूछा था ये बात? किसने पूछा था? पिताजी ने, या ग्राहक ने, या लेखक ने, या तो फिर दुकानदार ने? किसने पूछा था? लेखक ने पूछा था। आगे है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? बताइए क्या थे जी? साहित्यानुरागी थे, या बुरे व्यक्ति थे, या मुक्त हस्त थे, मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त थे, या कठोर व्यक्ति थे? तो कौन थे? मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त थे, है ना। कौन थे? मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रा भट्ट के हिरण के बच्चे शीर्षक कविता के अनुवादक मतलब लिखने वाले कौन है? कहने वाला ये है सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा, राजेंद्र। रा भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन? अच्छा, अनुवादक किसने किया ये बारे में बताना है ना। तो किसने किया था? वीरेंद्र प्रसाद, या तो नागेंद्र प्रसाद, या राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, या सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, हाँ राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी कविता में सिहिनी किससे कहा गया? सिहिनी मतलब बहुत सिहिनी है, कान्हा को, या मुंद्रा को, या झांसी की रानी को? तो बिल्कुल झांसी की रानी को कहा गया सिन्हिनी। क्या कहा गया? सिन्हिनी। आगे है, खुशबू रस्ते हाथ कविता के रचनाकार कौन है? खुशबू रस्ते हाथ जो कविता है उसके लिखने वाले कौन है? तो आपको पता होना चाहिए अरुण कमल जो है इसके लिखने वाले हैं। जैसे ही नाम आ जाए चैप्टर का तो उसका राइटर का नाम ऑटोमेटिक दिमाग में एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में नाम आना चाहिए, ठीक है ना। निंद्रा में ही होता है, निंद्रा में ही होता प्रभात कट जाती है, इस तरह राह फिर वही बात रे वही बात। किस पंक्ति में लिखा हुआ? किस कविता में लिखा हुआ ये बात? ये पंक्ति जो है किस कविता में? तू जिंदा है तो होगा नहीं पीपल, कर्मवीर या सुदामा? बताओ। तो सिंपल सा पता चल रहा है यहाँ पे जो पीपल का जो कविता है ना उसमें बता रहा निंद्रा ही होता प्रभात कट जाती है, इस तरह रात फिर वही बात रे वही बात। ये जब पढ़ेंगे ना पीपल तो उसमें पता चलेगा, पेड़ के बारे में बोला जा रहा। आगे, कबीर के किस पद में कागज लेखी की जगह आंखन देखी की बात की गई? तो कबीर का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कबीर जो आपकी किताब में दिया हुआ कबीर के बारे में, तो उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो है ना दो या तीन पदबंध दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें जो कबीर जो पहले पद में दूसरे लाइन में, पहले पद के दूसरे लाइन में, दूसरे पद के पहले नहीं, दूसरे पद के पहले पद में बोला गया है ना, ठीक है ना, पहले ही पद में बोला गया। तो एक बार कवि क्या बोलते हैं, जो कबीर वाला जो लेसन है ना उसको एक बार देखना पड़ेगा आपको, ध्यान से जब देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि कबीर ने किसमें आंखन देखी वाली जो बात कहा था किसने कहा था। तो ये आपको एकदम शुरुआती में मिलेगा जी, जो आपका जो शुरुआती है ना, जैसे जो कविता पढ़ते हैं ना तो कविता के दूसरा लाइन में मिलेगा आंखन देखी, तो पहले ही पद है, पहला पद के दूसरा पंक्ति में,
लेकिन यहाँ पे दूसरे पद दिख रहा है, दो ठो तो पद है ही है इसमें लिखा हुआ, तो दो ही पहले ही पद में बोला गया, आंखन देखने के बाद जो है पहले ही पद में बोला गया, दूसरे पद में नहीं बोला गया है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले पद में, पहले पद की दूसरी पंक्ति में। ओके चलिए आगे, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, ये पंक्ति किसमें किया गया है, तो ये तो हमद है ना, बच्चों की दुआ जो हमद है उसी में बोला गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। शिव प्रिया पार्वती से, कृष्ण प्रिया राधा से, राम प्रिया सीता से, गणेश प्रिया लक्ष्मी से। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण प्रिया राधा से। चलिए आगे सवाल है, कितने कोस ही चले, कोस कितने चले पर वे कभी थकते नहीं, किस कविता पंक्ति में है। बिहारी के दोहे, करमवीर, या बच्चे की दुआ, या पीपल। तो सिंपल सी बात पता चला कि करमवीर में होगा, है ना, क्योंकि करमवीर ये बहादुर का लाइन लिखा हो, बहादुर टाइप का लाइन लिखा हो, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर हमारा भी होगा। कवि शंकर शैलेंद्र की रचना कौन है, देखिए डायरेक्ट पढ़ रहा है, कवि शंकर शैलेंद्र ने कौन सी लिखी इनमें से, तो तू जिंदा है, तो पहले ही लेसन तू जिंदा है, तो कवि शंकर शैलेंद्र के लिए द्वारा लिखा गया। अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए थे, श्री राम के पास, या भगवान विष्णु के पास गए थे, या तो फिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे, या भगवान शंकर के पास गए थे। तो किसके पास गए थे, भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। अपनी गरीबी दूर करने के सुदामा किसके पास गए थे, भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। चलिए आगे, टा का उच्चारण, टा टा ठा टा ठा दा धा, अभी पढ़े ना, अभी पढ़ रहे थे, तो टा जो बोल रहे टा, ये कहाँ से निकला, टा तालुस निकला, टा था दा धा, है ना जी, कहाँ से निकला, तो तालुस निकला। देखिए टा ठा, सॉरी टा ठा, तो ये मूर्धा स्वरा, सी नहीं बी होगा, का खा गा घा टा ठा, हाँ मूर्धा से, अभी इसी से पढ़ा था हम लोग, मूर्धा होगा। आगे बढ़ते हैं, सरोवर संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, सरोवर का, तो क्या हो जाएगा, सरह जोरवर। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, सरह जोरवर। आगे बढ़ते हैं, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जी, है ना, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, उसको वर्ण कहते हैं, वर्ण को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। शुद्ध शब्द बताइए, इसमें शुद्ध शब्द कौन है, सरवर, लक्षण, सिंह, या तो व्यवहार, तो व्यवहार ही शुद्ध यहाँ पे दिख रहा, ओके नहीं। चलिए ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। भारत शब्द कौन सा संज्ञा है, देखिए भारत, तो भारत एक देश का नाम है ना, सिंपल सी बात, जब भारत बोले तो पता चल जाएगा। जब भी बोला जाएगा अमेरिका, तो आपका दिमाग समझ में आ जाएगा वो अमेरिका के बारे में बोला जाए, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारा देश है, तो खाली देश बोलेगा तो जाते हो जाएगा। और देखो संज्ञा से सवाल पूछा जा रहा है, आपसे समझ में आ रहा ना, अब बच्चा जो संज्ञा बोलेगा इतना हल्का, बिल्कुल बहुत हल्का है, लेकिन इसी से सवाल आपको पूछा जा रहा, तो इतना बार पढ़ना है ना कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, दिक्कत ना हो। जाति का लिंग बताइए, जाति, मेरी जाति की तुम्हारी जाति कैसे बोलते हैं, आपकी जाति क्या है ना, आपका नहीं बोलते हैं, उसकी जाति क्या है, उसकी जाति ये है, तो स्त्रीलिंग है, क्या ये स्त्रीलिंग है, ओके। नीम शब्द क्या है, नीम तत्सम है, या तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है। नीम जो शब्द है वो कौन सा शब्द है ना जी, तो हाँ तत्सम, तत्सम समझ रहे, जो एकदम संस्कृत वाला होता है, ठीक है ना। और तद्भव जो हम लोग बोल सकते भाषा में बदल देते हैं, तो तद्भव हो जाएगा, जैसे कैसे अग्नि तो आग हो गया। अधिकरण कारक मिला दिया कि मैंने, किस विभक्ति कीजिए, अधिकरण कारक में क्या होता है, बोलो, काके की, में पर, तो अधिकरण में में पर होता है, क्या होता है, में पर होता है। हरिमोहन को मारता है, किस कारक का उदाहरण है, हरिमोहन को मारता, को कर्ता ने कर्म को, है ना, तो क्या जाएगा, कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं वह काम आप ही कर लूंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं वह काम आप ही कर लूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वह काम अपने आप कर लूंगा, मैं वह काम खुद से कर लूंगा। और जब ऐसा बात बोला जाता है तो ये क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है जी। मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है, बताओ कौन काल है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, वर्तमान काल है, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। चलिए खूब शब्द क्या है, देखिए खूब जो शब्द है ना, खूब, ये जो फारसी शब्द है, फारसी, इसको हम लिख दें हिंदी में, ये फारसी शब्द है, फारसी। और फारसी क्या होता है, फारसी तो अपना देश का लफ्ज नहीं है ना, जैसे कि अरबी हो गया, फारसी हो गया, ये अपना देश का लफ्ज नहीं है, अपना देश का शब्द नहीं है, तो इसको विदेश का है, ये क्या बोला गया, इसको विदेशज बोला गया। फारसी क्या है, विदेशज है। विनाश का उपसर्ग क्या होगा, बताओ, विनाश उपसर्ग शुरू में लगता है, नाश विनाश, तो क्या हो जाएगा, वी जो है क्या उपसर्ग हो गया, 93 का बी,
चलिए, पूजनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूज, देखिए पूजनी, पूजनीय लगा हुआ है, इसमें ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी, जो डी है ना राइट होगा। ई या पूजनीय, देखिए पूजन, देखिए एक होता पूजन, इसको तोड़िएगा, पूजन में ये जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, पूजन में जुड़ा ना तब ये और ये बना पूजनीय। पूजन में लफ्ज था, मेन शब्द क्या था पूजन, उसमें ये वाला जोड़ता हुआ पूजनीय। पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा, पत्थर शब्द का पत्थरट या तो फिर पत्थरन क्या होगा, या पथराई या पथरीला। तो पथरीला क्या हो जाएगा इसका, बोलते ना बहुत पथरीली जमीन है। चलिए, समास का अर्थ क्या होता है बताए, संक्षेप या विरहद, विस्तृत, संकीर्ण। समास का अर्थ क्या होता है, समास समझ रहे ना, एक संक्षेप होता है जी। जैसे बोलते ना कि दशानन, अब दशानन का कीजिए 10 नन वाला है ना, 10 सिर वाला, तो यहाँ पे एक संक्षेपण बोला जा रहा है। जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज मतलब क्या समझ रहे, 3 भुजा वाला, तो 3 भुजा नहीं बोलकर हम क्या बोल रहे, डायरेक्ट त्रिभुज बोल रहे हैं, ये एक संक्षेप होता है। लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द है, बोलिए लाभ की, जिसको लाभ की इच्छा होता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जिगीसा, बुभूछा, लिप्सा या स्पर्धा। क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं लिप्सा। देखिएगा है ना, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। लल्लो चप्पो करना, अरे तुम भाई लल्लो चप्पो ज़्यादा मत करो है ना, ज़्यादा खुशामद मत करो है ना, लल्लो चप्पो करना मतलब खुशामद करना। सम्मान शब्द का विलोम कहाँ है, विलोम सम्मान, सम्मान मतलब इज्जत एहतराम, तो क्या हो जाएगा अपमान, क्या हो जाएगा जी, अपमान हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और आखिरी सवाल है, देशभक्ति कौन सा समास है, देशभक्ति जो है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है या दिग्गु समास है या अवयवी भाव समास या बहुब्रीहि समास। तो देशभक्ति जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूँ, फटाफट आप देख लो और इसको आप लोग बना लो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन है, ये तो खैर आपको ये पढ़ना, गद्यांश वगैरह पढ़ना है, आंसर देना है ना जी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ये सब आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रामीण, ये सब क्या है आपका लिखना है, लेख लिखना है, मेरा प्रिय नेता। अब यहाँ क्वेश्चन ये वाला, हामिद कितने वर्ष का कैसा था, कर्मवीर की पहचान क्या है, देखो ये सब सवाल एकदम नोट कर लो और इसको याद कर लो, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल पूछा जा सकता है, ओके बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो और इसको याद कर ले सवाल बना करके। ओके, तो वीडियो को लास्ट करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कम से कम तो 3000 लाइक पार करो तुम लोग, तब हम जाके नेक्स्ट आपका मॉडल सेट लाएंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। जो पहली बार चैनल पे विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।